हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बाउंड्री कंडीशंस का कंसेप्ट बहुत डिटेल में स्टडी किया है और आज के लेक्चर में उसी कंसेप्ट पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, टू होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक्स मीट ऑन प्लेन z इक्वल टू 0 फॉर z ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन r1 इक्वल टू 4 फॉर z लेस देन 0 एप्सिलॉन r2 इक्वल टू 3। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E1 exists for z greater than equal to 0. Find E2 for z less than equal to 0. The angles E1 and E2 make with the interface the energy densities in both dielectrics. तो मैंने एक बार प्रॉब्लम पढ़ दी है आपके लिए, लेकिन अब हम ना लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को समझते हुए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप समझो, यहां पर अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में जाएं तो आप देखो डाइलेक्ट्रिक्स मीट ऑन z इक्वल टू 0। तो यहां पर हम कुछ इस तरह का सिचुएशन बना लेते हैं। तो ये आपका z इक्वल टू 0 प्लेन आपको शो हो रहा है और यहां पर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें आपका क्या है, E1 है और z लेस देन इक्वल टू 0 में E2 है। तो यहां से अगर ये z इक्वल टू 0 प्लेन है तो नीचे की तरफ क्या होगा, लेस देन होगा ना। तो यहां से हम मेंशन कर देते हैं E2 और ये आपका हो जाएगा E1। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके अलावा आप देखो, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मेंशन है, मीट ऑन z इक्वल टू 0 फॉर z ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला हो जाएगा 4 और लेस देन 0 मतलब ये वाला 3। ये आपको यहां पर मेंशन है। देखो मैं सारी चीजें मेंशन करते चल रहा हूं आपके लिए। उसके बाद आप देखो E1 की वैल्यू आपको पूरी तरीके से पता है और आपको E2 की वैल्यू पहले अचीव करना है। तो सबसे पहले हम E2 की वैल्यू ही अचीव करेंगे, उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। तो आप समझो E2 की वैल्यू यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका z इक्वल टू 0 प्लेन है, ये z ग्रेटर देन 0, ये z लेस देन 0 है। आपको ना ये पॉइंट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा सबसे पहले कि आपको जो E1 गिवन है, E1 में टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है और नॉर्मल कंपोनेंट भी, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अगर यहां पर मैं E1 को मेंशन करूं तो E1 होता है आपका ET प्लस EN। इसकी वैल्यू कितनी है, 5AX माइनस 2AY प्लस 3AZ किलो वोल्ट पर मीटर। यूनिट आप ध्यान रखना, लास्ट में जहां कैलकुलेशन होगा वहां हम देख लेंगे। तो यहां से आप देखो, आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है और नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है इसमें। तो यहां पर ना एक तो होती है ट्रिक और एक होता है प्रोसेस। तो यह प्रॉब्लम इस तरीके की है कि यहां पर वाया ट्रिक आप समझ जाओगे, लेकिन प्रोसेस हर जगह एप्लीकेबल होगा, पर ट्रिक सिर्फ कुछ ही जगहों पे एप्लीकेबल होगी। तो यह बात आप समझ लो अच्छे से कि आज के लेक्चर में मैं आपको यहां पे सिर्फ ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ट्रिक लग जाएगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और प्रॉब्लम करवाऊंगा, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम करवाऊंगा, जहां पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो सिर्फ ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है। तो यहां पर आप देखो, आपको बस ये देखना है कि अगर मेंशन हो ना z इक्वल टू 0 प्लेन और z ग्रेटर देन 0, z लेस देन 0, एक सिंगल हो, एक सिंगल वेरिएबल x y z में से कोई एक सिंगल मेंशन हो, जैसे x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, या y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, या z ग्रेटर देन 0, z लेस देन 0। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो ये मेंशन होगा ना z, x या y, जो भी मेंशन होगा, जो सेपरेशन के लिए यूज किया गया होगा, तो वही आपका शो करेगा यहां पर नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो z डायरेक्शन में होगा वो आपका होगा नॉर्मल। इसका मतलब यहां पर यह होगा कि जो En है वो क्या होगा, 3AZ, और जो आपका ET है वो कितना होगा, 5AX माइनस 2AY। यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको टेक्निकली कुछ भी नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको ट्रिक समझाई है। प्रोसेस बहुत ही अलग है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो यहां से सबसे आसान तरीका यही है नॉर्मल कंपोनेंट पहचानने का। ध्यान रखना, नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो z यहां मेंशन था, z इक्वल टू 0 प्लेन, तो जो z वाला कंपोनेंट होगा वो आपका नॉर्मल होगा। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा। इसके बाद देखो, आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि दोनों मीडियम यहां पे डाइलेक्ट्रिक है। हमने दो केस पढ़े ना, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर वाला केस। तो यहां पर दोनों डाइलेक्ट्रिक हैं। तो यहां से अब आप क्या करोगे, आप सिचुएशन जानते हो, ET1 इक्वल टू क्या होता है, ET2 होता है।
तो ET2 की जो वैल्यू है आपकी, ये क्या था आपका EN1 था, ये ET1 था, तो ET2 कितना हो गया 5AX माइनस 2AY। तो यहां पर आप देख सकते हो ET2 आपका निकल भी गया। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको E2 अचीव करना है ना, मतलब EN2 प्लस ET2, तो हाफ काम तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का। अब EN2 अचीव करना है, वो भी बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव करा रखे हैं ना, ध्यान रखना इस बात को। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला ये था EN2 अपॉन EN1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2, ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट में रिलेशनशिप का। तो यहां से एप्सिलॉन R1 कितना है 4 और ये है 3, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। आपको EN1 पता ही है, आप देख सकते हो EN1 कितना है आपका 3AZ, तो EN2 क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3AZ, तो सिंपल है, कितना आ जाएगा 4AZ। सिंपल, बस यहां पर आप EN1 की वैल्यू यूज कर लो, तो आपका E2 आ भी गया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहां पर E2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, E2 की वैल्यू आपकी आ गई है, आप देख सकते हो ET2 मतलब 5AX माइनस 2AY और फिर EN2 मतलब 4AZ। अगेन यूनिट सेम रहेगी आपकी किलोवोल्ट पर मीटर, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, प्रॉब्लम नंबर A आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक बार आपने नॉर्मल कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिया जो गिवन है उसमें, उसके बाद तो जस्ट फॉर्मूले ही थे हमारे पास और कुछ भी नहीं था। अब आप देखो सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, द एंगल्स E1 एंड E2 मेक विद द इंटरफेस। ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहां पर आप देखो मैंने आपको एंगल वाला रिलेशनशिप डिराइव करके दिखाया हुआ है, आपको याद होगा tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2, मैंने प्रॉपर डिराइव कराया है। सारे लेक्चर फॉलो करते जाने हैं, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर आप देखो प्रॉपर डेरिवेशन है हमारे पास, लेकिन जो मैंने एंगल लिया था ना, वो मैंने लिया था नॉर्मल से। आपको याद होगा मैंने वर्टिकल एक्सिस से लिया था, नॉर्मल से एंगल लिया था। यहां पर आपको किसकी बात कर रहा है, यहां पर आपसे बात कर रहा है इंटरफेस। आप देखो मेंशन है वर्ड, यहां पर की वर्ड है आपका इंटरफेस, तो यहां पर आप गलती नहीं कर सकते हो। अगर आप tan θ1 अपॉन tan θ2 वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे सब कुछ गलत हो जाएगा। और पहली बात तो यहां पर आपको एंगल की वैल्यूज निकालनी है, यहां पर आपको रिलेशनशिप नहीं निकालना है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो वो फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है हम यूज कर ले, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको θ1 और θ2 इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, और वो भी कौन सा एंगल निकालना है आपको, जो इंटरफेस से बनेगा, नॉर्मल से नहीं। तो यहां पर मैं दोनों चीजें आपको शो करके दिखाता हूं, आप समझो। ये जो आपका एक्सिस होने वाला है, ये कौन सा एक्सिस होगा आपका, जेड एक्सिस होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये जेड इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन 0 और जेड लेस देन 0। जब आप वर्टिकल एक्सिस बनाते हो तो ऊपर की तरफ क्या होता है ग्रेटर, और नीचे की तरफ क्या होता है लेस, और यहां पर क्या होगा जेड इक्वल टू 0 प्लेन हो जाएगा। तो यहां से आप समझो ये आपने जेड एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो उसके बाद यहां पर अपना वेक्टर कंपोनेंट को आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। मतलब नॉर्मल और टेंजेंशियल पार्ट अब आप यहां पर शो कर दो बहुत अच्छे से, क्योंकि जरूरी है। तो आप समझो यहां पर ये E2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ET2, और ये हो जाएगा आपका EN2। जनरली जब एंगल निकालना हो ना तो ट्रायंगल बनाने की सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल, तभी आप कर पाओगे। उसके बाद इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा आपका EN1, और ये वाली सिचुएशन ये कितना हो जाएगा आपका ET1, ठीक है ना। आप इसको भी ले लो, ये भी ET1 ही होगा, तो उसके पैरेलल वो भी ET1 ही होगा। आप यहां पर वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हो, तो यहां से आपने ट्रायंगल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप समझो आपको इंटरफेस से एंगल पूछा है E1 और E2 का, तो आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए ये एंगल और ये एंगल, ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इन एंगल को यहां पर मैं नाम दे देता हूं φ1 और φ2, क्योंकि θ1 θ2 मैंने थ्योरी में यूज कर रखा है ऑलरेडी, किसके लिए, नॉर्मल से, तो वो भी मैं शो कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका था θ1 जो मैंने आपको पढ़ाया था, और ये था आपका θ2। तो फाई और थीटा स्टार्ट से बोलता आया हूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अलग अलग बनाने की हैबिट होनी चाहिए हमारी, दोनों को मिक्स नहीं कर देना है। तो यहां से अब देखो आप θ1 θ2 चाहो तो निकाल लो,
क्लियर है, नॉर्मल वाला एंगल। लेकिन आपको जो पूछा है वो ये पूछा है φ1 φ2। वैसे अगर ध्यान से देखें हम लोग रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या होगी, देखो आपका जो θ1 है, θ1 और φ1 में रिलेशनशिप देखो ना, ये आपका टोटल 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों का एडिशन मिला के आप देखो, यहां से दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, तो θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस φ1। सेम देखो ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस φ2 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां से अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये जो दोनों चीजें आपने लिख ली हैं, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या रह गया है कि आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप आंसर निकाल लो। तो यहां से अब हम कैलकुलेशन अगर अपना स्टार्ट करें, तो लेट सपोज अगर मैं θ1 ही निकालने के लिए जाऊं या θ2 ही निकालने जाऊं, तो θ2 यहां पे बहुत इजी लग रहा है मुझे। θ2 एक्चुअल में θ2 मुझे निकाल लेना चाहिए, डायरेक्ट एंगल में दिखाई दे रहा है। तो θ2 देखो अगर आप निकालना चाहते हो तो आप यहां पर tan का भी यूज कर सकते हो, cos का भी यूज कर सकते हो, sin का भी यूज कर सकते हो। वैसे आइडियल रहेगा कि आप यहां पर tan का यूज कर लो, क्योंकि देखो tan θ2 आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों ही आपको यहां पर बहुत अच्छे से पता है। आप देखो यहां पर ये जो आपका है, ये आपका क्या होगा, बेस होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जो एंगल आप लेते हो उसके सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर आप tan θ2 लेते हो तो सामने वाली लाइन ET2 ये परपेंडिकुलर होगी और EN2 क्या होगा, आपका बेस होगा। तो tan θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ET2 अपॉन EN2। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर। देखो tan θ2 ET2 अपॉन EN2, तो यहां से ET2, अब आप क्या लोगे ET2, ध्यान देना, आप यहां पर एंगल निकाल रहे हो, एक वैल्यू चाहिए आपको अपना डायरेक्शन नहीं, आपको मॉड लेना है, मॉड। तो यहां से देखो मॉड क्या होगा, ET2 जो है आपका ये रहा, तो इसका मॉड लेना है। तो मॉड लेना आपको आता है ना, क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √29। ये पॉइंट समझ में आ गया? आप देख लो ET2 ये रहा आपका √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद EN2 ये रहा 4 AZ है, तो मॉड कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका आया है √29 अपॉन 4, इसकी वैल्यू आई है tan θ2 की। तो यहां से आप θ2 कैसे निकालोगे, tan इनवर्स करके, और एक बार θ2 आ गया तो φ2 आ जाएगा। पर कैलकुलेशन में शो करूंगा, लेकिन पहले यहां पर मैं φ1 के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो φ1 यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ट्रायंगल आपका कंप्लीटेड है। तो φ1 अगर निकालने के लिए जाओगे तो क्या बनेगा, देखो एंगल के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। तो यहां भी आप tan φ1 कर लो, tan φ1 इजी है ना, EN1 अपॉन ET1, समझ में आ गया? तो यहां से अगर आप tan φ1 निकालने के लिए जाओगे तो tan φ1 क्या हो जाएगा, EN1 अपॉन ET1। तो यहां से अब देखो आप tan φ1 ना, ध्यान रखना θ1 ही निकाल रहा हूं, φ1, क्योंकि यहां ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है जो मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो EN1 कितना है, देखो EN1 है 3, मॉड निकालोगे ना, और ET1 तो सेम होगा जो ET2 था, तो कितना हो जाएगा √29। तो ये आपको मिल गया है tan θ2 और tan φ1। तो यहां से अब मैं थोड़ा सा क्लीन भी करता हूं और साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो काम की चीजों के अलावा मैंने सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ प्रॉब्लम नंबर C रहने दिया है यहां पर, और जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था। तो आप देखो √29 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 1.34। इसका अगर हम tan इनवर्स ले लें तो यहां से आपको θ2 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, θ2 आपको मिल रहा है 53.395, और यहां से आपको φ2 मिल जाएगा। जब आप 90 माइनस θ2 करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 36.60 अप्रोक्सीमेटली, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। आप जानते ही हो, अगर आपको θ2 पता है तो φ2 पता है, φ2 पता है तो θ2 पता है, 90 माइनस कर दो बस। इसके अलावा φ2 हमारा आ गया, हमें इंटरफेस से एंगल निकालना था ना, तो हमें φ2 और φ1 चाहिए, आप जानते हो, ये रहा φ2, ये रहा φ1। tan φ1 डायरेक्टली है, तो क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय √29, ये आ रहा है आपका 0.555,
और यहां से अगर tan इनवर्स करूं तो ये आपका आता है φ1 की वैल्यू 29.12 डिग्री। तो यहां से ये दो आंसर आपके हो गए, आंसर नंबर बी। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। अब आप देखो यहां पर प्रॉब्लम नंबर सी क्या है आपकी, द एनर्जी डेंसिटीज इन बोथ डाइलेक्ट्रिक। तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। एनर्जी डेंसिटीज, देखो यहां पर मैं वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात करते हो तो यूनिट क्या होगी आपकी, जूल पर मीटर क्यूब। ये पॉइंट आपको अच्छे से आता है ना। तो यहां से अब अगर आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैंने ये भी आपको डिराइव करके दिखाया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एनर्जी डेंसिटी का, इसको आप चाहो तो WE से शो कर दो। तो WE ये फॉर्मूला होता है आपका हाफ एप्सिलॉन E का स्क्वायर, मॉड ऑफ E का स्क्वायर होता है बेसिकली। ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, ये मैं एनर्जी डेंसिटी के लिए नोटेशन यूज कर रहा हूं। तो यहां से आप देखो, आपको पता ही है कि आपको दो अलग अलग एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, क्योंकि द एनर्जी डेंसिटी इज इन बोथ डाइलेक्ट्रिक्स बोला है। तो WE1 कितना हो जाएगा आपका, हाफ एप्सिलॉन 0 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एप्सिलॉन R1। एप्सिलॉन R1 की वैल्यू कितनी है, 4। ये आपको पता है ना हम क्यों कर रहे हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें अब रट गई होगी एक्चुअल में, इतनी बार यूज कर चुके हैं। और एप्सिलॉन R आपको गिवन था 4 1 के लिए। और उसके बाद मॉड ऑफ E का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ E मतलब मॉड ऑफ E1। तो मॉड ऑफ E1 जो आपका था वो हम लोगों ने प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ था और मैंने यहां से रिमूव कर दिया है। तो मैं वापस से यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं कि E1 और E2 की वैल्यू क्या क्या आई थी। तो मैंने यहां पर E1 और E2 फिर से मेंशन कर दिया आपके लिए। अब आप देख लो, काफी इजी है। आपको ना मॉड ऑफ E1 का स्क्वायर करना है। तो मॉड क्या होगा, मॉड होता है √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो हमें मॉड निकालना आता है ना। अगर कोई वेक्टर A है तो उसका मॉड ऑफ A हमें आता है अच्छे से। तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करते हैं, लेकिन आपको यहां पर ना स्क्वायर लेना है मॉड का, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा आपका 38। तो ये आपका आ जाएगा WE1। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो यूनिट है ना वो किलो में है, किलो वोल्ट पर मीटर। और चूंकि आप स्क्वायर कर रहे हो तो यूनिट क्या हो जाएगी, 10 की पावर 6। पॉइंट क्लियर हो रहा है, फिर से ध्यान से सुन लो अच्छे से। फिर से किलो वोल्ट पर मीटर था, किलो मतलब 10 की पावर 3, और आप यहां पर E नहीं ले रहे हो, E का स्क्वायर ले रहे हो। तो साथ साथ में 10 की पावर 3 का भी स्क्वायर होगा। आप समझो यहां पर आपका 5 -2 और 3 नहीं है, 5 इंटू 10 की पावर 3 है, -2 इंटू 10 की पावर 3 है, और 3 इंटू 10 की पावर 3 है। किलो वोल्ट पर मीटर है ना। सेम फॉर E2। तो यहां से WE2 कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 3, क्योंकि एप्सिलॉन R2 3 के इक्वल है, इंटू आप देखो यहां से मॉड कितना होगा, 25 प्लस 4 29 प्लस 16। तो 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 45। क्योंकि स्क्वायर आप कर चुके हो तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, और साथ में कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6। तो आप देख सकते हो, वैसे मैं कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूं, ये आप खुद से कर लेना। 10 की पावर -12 और 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर -6 का एक टर्म आएगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आंसर माइक्रो जूल में, माइक्रो जूल पर मीटर क्यूब में। बेसिकली आप एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हो ना, यूनिट में मेंशन कर देता हूं आपके लिए। यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो ये तो आपका वोल्ट पर मीटर ही था, तो यहां तो यूनिट मीटर में थी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। किलो के लिए आपने 10 की पावर 6 लिख दिया है, तो बस जब आप बस सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको आंसर जो है वो जूल पर मीटर क्यूब में मिल जाएगा, और 10 की पावर -6 आपको मिलेगा। तो चाहो तो आप माइक्रो जूल भी लिख सकते हो उसको हटा के। क्लियर है, कर लोगे आराम से। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है यहां पर कंप्लीट होती है। और मैंने सोचा था और प्रॉब्लम कराने के लिए, लेकिन यही प्रॉब्लम काफी लेंथी चली गई है। तो आप इस प्रॉब्लम को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।